तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो पूरी डाइजेशन है इसको मुझे अलग अलग फेजेस में लिखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले एसिड अल्कोहल बनी थी, तो सबसे पहली फेज आती है एसिड फर्मेंटेशन। फर्स्ट ऑफ द फेज इज टर्म्ड एज एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन के बाद एसिड बनी, तो टर्म्ड एज एसिड फर्मेंटेशन। जब एसिड बनी इसको किसने यूज किया, जब एसिड बन गई डाइजेस्टर के अंदर इसको किसने यूज किया, इसको यूज किया मीथेन फॉर्मर्स ने। अगर मीथेन फॉर्मर्स ने एसिड को यूज कर दिया, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगला फेज निकल के आता है एसिड रिग्रेशन। द नेक्स्ट ऑफ द फेज कम्स आउट टू बी एसिड रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है कम होना, टू रिड्यूस। तो रिग्रेशन, अगर एसिडिटी कम हुई कमेंट अपॉन एल्कलिनिटी, अगर एसिडिटी कम हुई कमेंट अपॉन एल्कलिनिटी। अगर सिस्टम में एसिडिटी कम हो गई, सिस्टम की एल्कलिनिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगला फेज आता है एल्कलाइन, तो अगला फेज आता है एल्कलाइन फर्मेंटेशन। तो अगला फेज आता है अल्कलाइन फर्मेंटेशन। तो नेक्स्ट ऑफ द फेज इज टर्म्ड एज एल्कलाइन फर्मेंटेशन। और फाइनली लास्ट में मीथेन बन जाती है। सो लास्ट द फेज इज टर्म्ड एज मीथेन फॉर्मेशन। सो लास्ट ऑफ द फेज इज टर्म्ड एज मीथेन फॉर्मेशन। तो है कुछ भी नहीं, वो पीछे बताई थी पूरी कहानी, बस उसको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन करा दिया कि ये सीक्वेंस में चलती है सारी चीजें। तो ये चारों ऑपरेशन देगा, बोलेगा अरेंज करो सीक्वेंस के अंदर। तो पहले एसिड बनता है, फिर एसिड यूज होता है, क्योंकि एसिड यूज हो जाता है एल्कलिनिटी बढ़ जाती है, और फाइनली लास्ट में मीथेन बन जाता है। फाइनली इन द लास्ट मीथेन इज बीइंग फॉर्म्ड। तो ये पूरा मैकेनिज्म है एनारोबिक डाइजेशन की। जब एनारोबिक डाइजेशन हो गई, जब एनारोबिक डाइजेशन हो गई, अब आपको लास्ट में मिलेगा क्या क्या। व्हेन एनारोबिक डाइजेशन हैज कंप्लीटेड, व्हाट यू विल गेट इन द लास्ट, पहली डाइजेस्टेड स्लज। तो पहली चीज आपको मिलेगी डाइजेस्टेड स्लज, तो वो पीछे लिख दिया था मैंने। तो पहली चीज मिलेगी आपको डाइजेस्टेड स्लज। दूसरी, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन, एसिड अल्कोहल एंड गैसेस। गैसेस मैंने अलग कर दी, और एसिड अल्कोहल को जोड़ के क्या बोल दिया, एसिड अल्कोहल को जोड़ के क्या बोल दिया, एसिड अल्कोहल कलेक्टिवली इज टर्म्ड एज सुपरनेटेड लिक्विड। एसिड अल्कोहल इज टेक्निकली टर्म्ड एज सुपरनेटेड लिक्विड। सुपरनेटेड का मतलब क्या होता है मैं खुद बता दूंगा अभी आगे। व्हाट द मीनिंग ऑफ सुपरनेटेड आई डिस्कस ऑन माय ओन। क्लियर है, अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ। चलिए, क्लियर हो गया पूरी कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why we want unstable products to form? We don't want unstable products to form. We want organic matter to be decomposed. When organic matter is decomposed, unstable products are formed. मेरा काम अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाना नहीं है, मेरा काम ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराना है, पर ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अनस्टेबल निकल के आते हैं। इसका मतलब मेरा एम अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाना नहीं था। ये पूरी कहानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं कि डाइजेशन कहां कराई जाती है, वेयर डाइजेशन इज बीइंग कैरिड आउट। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज वेयर डाइजेशन इज बीइंग कैरिड आउट। डाइजेशन कहां होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट सेज anaerobic digestion is being carried out. Next point says anaerobic digestion is being carried out. Digestion is being carried out in units termed as digester, which are broadly classified into two, which are broadly classified into two. First has standard rate. First is standard rate sludge digester. Standard rate sludge digester. तो स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर। अब कैसे डाइजेशन होती है इसके अंदर उसको समझने की कोशिश करते हैं। दैट विल ट्राई टू एनालाइज कि ये स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर क्या होता है। तो पीछे मैकेनिज्म बता दी, अब कहां पर डाइजेशन होती है उसकी बात करेंगे। सो स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर। सो हाउ दिस स्टैंडर्ड स्लज डाइजेस्टर वर्क, दैट विल डिस्कस। ये स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर कैसे काम करता है इसकी एनालिसिस करेंगे। विल अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस डाइजेस्टर। और जब इस मैकेनिज्म को देखेंगे थोड़ी बहुत चीजें और क्लियर हो जाएंगी। व्हेन वी सी दिस मैकेनिज्म, few things will be also cleared further. So how it works becomes the next point of reference. कैसे काम करता है वो हमारा next point of reference है। So standard rate digester appears to be somewhat like this, कुछ इस तरीके से दिखता है। So this is standard rate sludge digester.
तो स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर। अब कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट दिस इज रॉ स्लज। The first of the component is raw sludge. So raw sludge. This is going to PST. This is gas. Next, this is active zone. So active zone. This is digested sludge. So digested sludge. Digested sludge sent to drying beds. It is sent to drying beds. Then we have floating cover. Floating cover भी है. So then we have floating cover also. फिर एक हमारे पास supernatant liquid भी है. We have supernatant liquid also. So supernatant liquid. क्या होता है supernatant liquid वो पीछे भी डिस्कस करेंगे. So supernatant liquid. नेक्स्ट है हमारे पास कम लेयर. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है. हाउ दिस टैंक ऑपरेट्स. ये टैंक कैसे ऑपरेट करता है. तो मैकेनिज्म आपको बता दिया मैंने. आई डिस्कस द मैकेनिज्म. हाउ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द यूनिट बिकम्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. तो डाइजेशन कराने के लिए हम जिन टैंकों की मदद लेते हैं उनको बोला जाता है डाइजेस्टर. अब ये डाइजेस्टर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है, स्टैंडर्ड रेट एंड हाई रेट. इसके नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रेट ऑफ डाइजेशन स्टैंडर्ड है. फ्रॉम द नेम ओनली इट कैन बी अंडरस्टूड दैट इन स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर रेट ऑफ डाइजेशन इज स्टैंडर्ड. क्योंकि रेट ऑफ डाइजेशन स्टैंडर्ड है, इसकी वर्किंग को समझते हैं कि ऐसा क्या होता है यहाँ पे जिससे स्लज डाइजेस्ट हो जाती है. तो पीछे वाला कंसेप्ट आपको लेके चलना है इसके अंदर. कैसे? हमने रॉ स्लज को फीड किया डाइजेस्टर के अंदर. आई फेड द रॉ स्लज इन द डाइजेस्टर. पीछे वाली जो भी कहानी बताई थी मैंने आपको, वो सारी की सारी कहानी होती है एक्टिव जोन में. इसका मतलब स्लज जाएगी डाइजेस्टर में, पहले काम करेंगे एसिड फॉर्मर, एसिड अल्कोहल को बनाएंगे, एसिड अल्कोहल यूज करेगा मीथेन फॉर्मर, मीथेन बनाएगा. इट मींस द डाइजेशन ऑफ द स्लज बाय द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मर एंड मीथेन फॉर्मर टेक्स प्लेस इन एक्टिव जोन. स्लज डाइजेस्ट हो गई. अब हमने डाइजेस्टर में कोई मिक्सिंग नहीं कर रखी, नो मिक्सिंग इज इन द डाइजेस्टर. तो इसका मतलब ये है कि डाइजेशन के बाद जितनी भी चीजें हैं वो अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से अलग हो जाएंगी. सो आफ्टर डाइजेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स विल सेपरेट आउट एज पर देयर डेंसिटी. जैसे सबसे भारी चीज होती है डाइजेस्टेड स्लज. सबसे भारी चीज होती है डाइजेस्टेड स्लज, अपने आप कहां जाती है? टैंक के बॉटम पे आ जाती है. तो ये हमने डिस्कस किया हुआ स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक्स के अंदर कि स्ट्रैटिफिकेशन होती है डेंसिटी के बिहाफ पे. क्योंकि डाइजेस्टेड स्लज सबसे भारी होती है. क्यों सबसे भारी होती है इसका रीजन मैं कल बताऊंगा, कल या परसों आएगी ये चीज. इसको मैं याद भी कराऊंगा कि देखो डाइजेस्टेड स्लज मैंने आपको पहले बता रखा है भारी होती है. क्यों भारी होती है इसका रीजन अभी आगे टेक्निकली देखेंगे, पर अभी के लिए डाइजेस्टेड स्लज इज हेवीएस्ट. क्योंकि ये सबसे भारी है, अपने आप कहां नीचे आ गई. और डाइजेस्टेड स्लज को हम कहां भेज देते हैं? वेयर डाइजेस्टेड स्लज इज डिस्पोज्ड ओवर द ड्राइंग बेड्स. तो ये कहानी आपको है. सबसे हल्की चीज है यहाँ पे गैस. सबसे हल्की चीज है गैस, अपने आप राइज करके कहां जाती है? तो सबसे हल्की चीज है गैस, वो अपने आप राइज करके जाती है टॉप पे, और इसको हम कलेक्ट कर देते हैं टॉप से. और मेजर गैस जो बनती है वो होती है मीथेन. द मेजर गैस व्हिच इज फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज मीथेन. तो एक एक करके सारी चीजें बता रहा हूं मैं आपको. तो जो गैस थी सबसे हल्की थी, राइज करके ऊपर गई, उसको हमने कलेक्ट किया, मीथेन को यूज कर लिया फ्यूल की तरह. वी हैव यूज्ड मीथेन एज अ फ्यूल क्योंकि उसके पास कैलोरीफिक वैल्यू होती है. फिर आता है लिक्विड. लिक्विड भारी होता है गैस से. लिक्विड भारी होता है गैस से, तो गैस से नीचे है. हल्का होता है स्लज से, तो स्लज से ऊपर है. तो लिक्विड भारी है गैस से, तो गैस से नीचे है. हल्का है स्लज से ऊपर है. इस लिक्विड को हमने नाम दिया सुपरनेटेड लिक्विड का. यह है एसिड अल्कोहल. दिस इज एसिड एंड अल्कोहल. नाम क्या रखा? सुपरनेटेड लिक्विड. क्यों? मुझे जरा ये बताओ, जब ये गैस एक्टिव जोन से उठ के टॉप पे जा रही है टैंक के, किसको क्रॉस करते हुए जा रही है? जब ये गैस एक्टिव जोन से उठ के टॉप पे जा रही है टैंक के, किसको क्रॉस करते हुए जा रही है? इस लिक्विड को क्रॉस करते हुए जा रही है. इसका मतलब इस लिक्विड में गैस कितनी घुली हुई होगी? इस लिक्विड के अंदर गैस, जब ये गैस एक्टिव जोन से उठ के टॉप पे जा रही है टैंक के, किसको क्रॉस करते हुए जा रही है? जब ये गैस एक्टिव जोन से उठ के टॉप पे जा रही है टैंक के, किसको क्रॉस करते हुए जा रही है? इस लिक्विड को क्रॉस करते हुए जा रही है. इसका मतलब इस लिक्विड में गैस कितनी घुली हुई होगी? इस लिक्विड के अंदर गैस कितनी घुली हुई होगी? मैक्सिमम. जरा बताना इस मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड वैल्यू बोलते हैं. कहने का मतलब है ये लिक्विड सैचुरेटेड है. किससे? गैसेस से. देयरबाय दिस लिक्विड इज टर्म्ड एज सुपरनेटेड लिक्विड. क्योंकि इस लिक्विड के सारे वॉइड्स गैस से भरे हुए हैं, इसलिए इसका नाम रखा हमने सुपरनेटेड लिक्विड. क्लियर चीज. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. जब ये गैस एक्टिव जोन से उठ के सुपरनेटेड लिक्विड जोन में आती है, ये अपने साथ कुछ सॉलिड्स को उठा के ले आती है. जब ये गैस एक्टिव जोन से ऊपर आती है सुपरनेटेड लिक्विड जोन में, अपने साथ कुछ ऑर्गेनिक सॉलिड्स को भी उठा के ले आती है. अगर ऑर्गेनिक सॉलिड एक्टिव जोन से उठ के ऊपर आ गया, इसका मतलब उसकी डिकम्पोजिशन पूरी नहीं हुई. अगर सॉलिड एक्टिव जोन से उठ के ऊपर आ गया, इसका मतलब उसकी डिकम्पोजिशन पूरी नहीं हुई. क्योंकि डिकम्पोजिशन पूरी नहीं हुई, आप इस लिक्विड को डायरेक्टली फेंक नहीं सकते. क्योंकि मैं लिक्विड को डायरेक्टली फेंक नहीं सकता, इसमें सॉलिड है, सॉलिड को हटाया जाएगा. सॉलिड कैसे हटता है? पीएससी के अंदर. तो सुपरनेटेड लिक्विड को हम दोबारा पीएससी में भेजते हैं ताकि ये ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड वहां जाके सेटल हो जाए.
ये ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड जब पीएससी में सेटल होगा क्या बनेगी? ये ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड जब पीएससी में सेटल होगा क्या बनेगी? ये ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड जब पीएससी में सेटल होगा तब क्या बनेगी? स्लज बनेगी। कौन सी स्लज? कौन सी स्लज? रॉ स्लज। और रॉ स्लज दोबारा कहां आएगी? एक्टिव जोन में आएगी। अगेन दी रॉ स्लज विल बी फाइंड इनटू द एक्टिव जोन। इसका मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। सुपरनेटेड लिक्विड डायरेक्टली पीएससी में भेजा जाता है, इट इज सेंड बैक टू पीएससी। क्लियर यहां तक की कहानी? अगर आपको यहाँ पे डाइजेशन की रेट बढ़ानी है आर्टिफिशियली, अगर आपको यहाँ पे डाइजेशन की रेट बढ़ानी है आर्टिफिशियली, वी नो रेट ऑफ डाइजेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब है टैंक में हीटर लगा होता है, the purpose of which is to increase the rate during digestion. So if you want to increase the rate of the digestion artificially, you can increase the temperature by the use of the heater. क्लियर है यहां तक की कहानी? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारी स्लज में जो एसिड अल्कोहल है ये भी गैस के साथ राइज करके सरफेस पे पहुंच जाते हैं और स्कम लेयर बना देते हैं। हमारी स्लज में जो एसिड अल्कोहल है वो तो गया ही गया ऊपर, जो ऑयल और ग्रीस है, ऑयल और ग्रीस भी इस गैस के साथ सरफेस पे जाती है और एक स्कम लेयर बना देती है। और स्कम लेयर के बनने से, स्कम लेयर के बनने से ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर लाइटर, सो गैसेज इज आल्सो अप विद इट। क्या लिख रहे हो ये? ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर लाइटर सो गैसेज इज आल्सो अप विद इट। चलिए छोड़ो, डिस्कशन का पॉइंट क्या हमारा? डिस्कशन का पॉइंट ये है हमारा कि जो ऑयल और ग्रीस है हमारे स्लज में, जो ऑयल और ग्रीस है हमारे स्लज में, वो गैसेस के साथ सरफेस पे जाते हैं और स्कम लेयर बना देते हैं। अब स्कम लेयर कौन सी लेयर है? स्कम लेयर ऑयल और ग्रीस की लेयर है। अब स्कम लेयर बनने से हमारे दो फायदे होते हैं। तो हमने नहीं बनवाई स्कम लेयर, अपने आप बनी है, पर बनने से दो फायदे हुए और नुकसान भी हुआ है। दोनों चीजें बताता हूं। फायदा क्या हुआ? ये स्कम लेयर किसी भी चीज को बाहर नहीं जाने देगा, या किसी भी चीज के बाहर जाने की रेट कम कर देगा। एक ब्लैंकेट बन गई ऑयल और ग्रीस की, तो ऑयल और ग्रीस किसी भी चीज को बाहर नहीं जाने देगा। अब कौन कौन सी चीज बाहर जा रही है? पहली चीज गैसेस बाहर जा रही है, तो गैसेस बाहर जा रही है। अब कौन सी गैस बाहर जा रही थी? मीथेन। और मीथेन मेरे लिए फायदे वाली बात थी क्योंकि उससे मुझे एनर्जी मिल रही थी। तो स्कम लेयर बनने से नुकसान, मीथेन के बाहर जाने की रेट कम हो जाएगी। फायदा, ये H2S के बाहर जाने की रेट भी कम करा देगा। और H2S अनसैनिटरी कंडीशन डेवलप करती है डाइजेस्टर के चारों तरफ। तो अगर H2S के बाहर जाने की रेट कम हो गई या एक्सटेंट कम हो गया, इस टैंक के चारों तरफ सैनिटरी कंडीशन बनी रहेगी। तो फायदा है, एडवांटेज ऑफ दिस कम लेयर। तो नुकसान भी था, फायदा भी है। दूसरा फायदा, ये हीट को भी बाहर नहीं जाने देती। इट डू नॉट परमिट द हीट टू एस्केप आउट फ्रॉम द सिस्टम। अब सवाल है हीट कहां से आई? जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा था एक्टिव जोन में, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। कहने का मतलब है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आल्सो प्रोड्यूसेस हीट और एनर्जी। तो अगर उस हीट को ये स्कम लेयर बाहर नहीं जाने देती, इसका मतलब नेचुरली भी टेम्परेचर बढ़ता है डाइजेस्टर में। और अगर नेचुरली टेम्परेचर बढ़ता है डाइजेस्टर के अंदर, फायदा, डाइजेशन जल्दी हो जाएगी। तो स्कम लेयर के बनने से दो फायदे, एक रेट ऑफ डाइजेशन बढ़ जाएगी, दूसरा सैनिटरी कंडीशन बनेगी। नुकसान, मीथेन की रिलीज कम हो जाएगी तो आपको एनर्जी कम मिलेगी, यू विल गेट लेसर एनर्जी। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, क्योंकि जो गैस बाहर जा रही है, क्योंकि जो गैस बाहर जा रही है हमें उसको कांस्टेंट प्रेशर से डिराइव करना है। तो क्योंकि जो गैस बाहर जा रही है हमें उसको कांस्टेंट प्रेशर से डिराइव करना है। इस प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमने एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया विद द हेल्प ऑफ फ्लोटिंग कवर। और ये फ्लोटिंग कवर इक्विवेलेंट है टेलीस्कोपिक ट्यूब ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। तो मैंने रिलेशन बना के दिखा दिया आपको। जैसे टेलीस्कोपिक ट्यूब स्लो सैंड फिल्टर में डिस्चार्ज कांस्टेंट बनाती है पानी का, उसी तरीके से ये फ्लोटिंग कवर डाइजेस्टर में गैस की जो रिलीज है उसको कांस्टेंट बना देती है। तो अगर गैस ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ये फ्लोटिंग कवर ऊपर चला जाता है इस तरीके से कि गैस सेम बाहर जाए। अगर गैस कम प्रोड्यूस होती है, फ्लोटिंग कवर नीचे आ जाता है इस तरीके से कि गैस सेम बाहर जाए। तो कहने का मतलब है ये कवर आपको डाइजेस्टर के ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। इसीलिए इस काम रखा जाता है फ्लोटिंग कवर। इसका काम है गैस के प्रेशर को कांस्टेंट बना के रखना जो बाहर आ रही है। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो पूरी स्टोरी में से। टेम्परेचर का इफेक्ट बता तो दिया, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ जाती है। हायर इज द टेम्परेचर, हायर इज द रेट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी। गैस को कांस्टेंट रखने का रीजन, गैस आगे यूज कर रहे हो ना, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो उस गैस से। दिस गैस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी, मीथेन है। अभी तो बताया फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट एज अ फ्यूल। तो जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो उसका प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ये डाइजेस्टर की पिक किसी ने शेयर करी है, देख सकते हो। दिस इज द पिक ऑफ द डाइजेस्टर। तो ये एक्चुअल डाइजेस्टर है, दिस इज द एक्चुअल डाइजेस्टर व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। तो गैस भी ऊपर आते हुए दिख रही है आपको, ऑयल और ग्रीस भी ऊपर आते हुए दिख रहा है आपको। क्लियर? फर्स्ट बेनिफिट ये है कि H2S की रिलीज को कम करता है, H2S ओडर क्रिएट करती है तो टैंक के चारों तरफ सैनिटरी कंडीशन रहेगी। दूसरा बेनिफिट ये है कि हीट को बाहर नहीं जाने देती, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ डाइजेशन बढ़ जाएगी, डाइजेशन जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ड्राइंग बेड्स फाइनल प्रोडक्ट है, ड्राइंग बेड्स फाइनल प्रोडक्ट है। कुछ भी एक बार जब सवाल पूछते हो तो ढंग से सोचा करो क्या बोलते हो।
कितना स्ट्रॉन्ग लेयर है उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया मैंने, वो डिपेंड करेगा ऑयल और ग्रीस कितनी है। हाउ ऑयल एंड ग्रीस कम्स इनटू द, ऑयल और ग्रीस हमारे सीवेज में प्रेजेंट थी। अच्छा, इट वाज रिमूव्ड इन प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, तो क्या पूरी हटा दिया था क्या आपने? तो ऑयल और ग्रीस हमने हटा दिया प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में, मतलब 100% हटा दिया। कोई सी भी चीज 100% नहीं हटती, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, क्योंकि H2S रॉटन एक्सपेल प्रोड्यूस करता है, इसलिए अगर उसकी रिलीज कम हो गई तो सैनिटरी कंडीशन बनेगी। क्लियर है पूरी कहानी? एडिशनल हीटर क्यों लगाया हुआ है? ये देखो दूसरा, सफीरा हाउस। मतलब जब कोई सवाल पूछते हो उसका कोई बेस होता है या नहीं होता, कि बस जो मन में आया बोल दो? एक बार सोचते हो उसके बारे में। मैंने आपको बस ये जानकारी दी कि डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज रिलीज्ड। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि सर आपने तो बोला कि डीकंपोजिशन के टाइम पे हीट रिलीज होती है, तो ये सफीरा ने ये बोला कि डीकंपोजिशन के टाइम पे हीट रिलीज होती है, तो हमने हीटर लगा के रेट ऑफ डीकंपोजिशन को क्यों इंक्रीज किया? हमने हीटर लगा के रेट ऑफ डीकंपोजिशन को क्यों इंक्रीज किया? इस बात को समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको। टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट आई एम गिविंग यू प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इससे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि जब हम सवाल पूछते हैं सोचते कुछ नहीं उसके बारे में, बस पूछना होता है सवाल में। जैसे मैंने ये बोला कि ऑर्गेनिक मैटर की डीकंपोजिशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जैसे मैंने ये बोला कि ऑर्गेनिक मैटर की डीकंपोजिशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूं कि रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब आप सांस लेते हो, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो सांस लेने के टाइम पे हीट रिलीज होती है। मैंने आपको ये जानकारी दी, तो सफीरा ने ये जानकारी ले ली कि सर आपने तो बोला था रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके टाइम पे हीट रिलीज होगी, तो सर हम घर पे खाना बनाने के लिए सिलेंडर क्यों मंगवाते हैं? फिर सांस लेके खाना बना लो पूरा, क्योंकि हीट रिलीज होती है इसके टाइम पे। तो पर आपने तो ये बोला था रेस्पिरेशन के टाइम पे तो हीट रिलीज होती है, तो फिर हम अलग से घर पे सिलेंडर मंगाते हैं, स्टोव लगाते हैं और फिर खाना बनाते हैं उससे, ऐसा क्यों? वाई वी डू सो? रेस्पिरेशन तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो घर में 5 लोग हैं, 5 लोग बैठ के सांस लो स्टोव के सामने, खाना बन जाएगा क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, बिकॉज हीट इज गेटिंग रिलीज्ड। अब इसका रीजन क्या है कि हीट रिलीज हो तो रही है, पर हमने आर्टिफिशियली हीट क्यों प्रोड्यूस करवाई? आर्टिफिशियली हीट क्यों प्रोड्यूस करवाई? when heat was producing during respiration, why artificially heat was being produced? Because it was not sufficient enough to carry out our desired purpose, क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं थी हमारे डिजायर्ड पर्पस को फुलफिल करने के लिए। और वही चीज मैंने यहां पे बोली थी कि एक्टिव जोन में जब डीकंपोजिशन हो रही है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बात खत्म हो गई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर मैंने खुद ही बोला था इसके बाद कि अगर आपको आर्टिफिशियली डाइजेशन की रेट को और बढ़ाना है, अगर आपको आर्टिफिशियली डाइजेशन की रेट को और बढ़ाना है, तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हीटर। तो ये जानकारी मैंने खुद ही दे दी थी आपको। क्लियर? यहां पर मिक्सिंग जोन इसलिए है क्योंकि ये स्टैंडर्ड रेट डाइजेस्टर नहीं है, ये हाई डाइजेस्टर है, इसलिए यहां पर मिक्सिंग जोन है। तो हाई रेट डाइजेस्टर क्या होता है इसको कल देखेंगे हम, दैट विल डिस्कस टुमारो। इसलिए जितनी चीज बताई जा रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, इधर उधर दिमाग मत चलाया करो। तो इसमें लगा हुआ सर मिक्सर क्या कर रहा है यहाँ पे, ये मिक्सर क्या कर रहा है ये कल देखेंगे, दैट विल सी टुमारो। मैराथन होगी 29 को, मैराथन विल बी ऑन 29। एक क्वेश्चन लास्ट में पूछ लिया करो, मूड फ्रेश हो जाता है। चलो बढ़िया। सो वी आर डन विद टुडेस क्लास, विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। टेलीग्राम ये लो, टेलीग्राम का लिंक ले लो जिसको टेलीग्राम का लिंक चाहिए।